और आज आगे चलते हैं। जी बेटा। तो लास्ट आपकी क्लास जब हुई थी, आज डेट क्या है? 8/9। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ बातें आपसे बुनियादी कर ली थी। आज मज़ीद आगे की तरफ चलेंगे और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मैंने आपको दे दिया था पीरियोडिक टेबल के हवाले से। तो उसके हवाले से अच्छा, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। अच्छा, पेन टैबलेट यूज़ कर रहा हूँ, हो सकता है किसी को इशू आए। पेन टैबलेट यूज़ कर रहा हूँ। असल में अभी ये मैंने ऑर्डर तो बहुत पहले दिया हुआ था, लेकिन ये मुझे मिला कल ही है। और ये मैंने पढ़ाने के लिए दिया था कि क्योंकि बोर्ड का ये इशू होता है कि वो कैमरा वगैरह से सम टाइम आपको नज़र नहीं आती ना चीज़ें, इसलिए ये एक बेहतर तरीका है, कलरफुल मैनर में अच्छे से हम पढ़ लेते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किस चीज़ का भी हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखने वाले हैं, हम पीरियोडिसिटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, ठीक है। अच्छा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पीरियोडिसिटी का, इसके अंदर हमारे पास सिंस स्टार्ट हमने बात कर ली है, यानी कि सबसे पहली बात पीरियोडिसिटी के हवाले से जो मेरे हिसाब से किसी ने की है, तो वो सबसे पहले कौन थे? अलगाजी, जिनकी बात हम कल कर चुके हैं, ठीक है। अलगाजी के बाद दूसरे साइंटिस्ट थे, अलगाजी के बाद दूसरे साइंटिस्ट थे लेवॉइजे, इनके बारे में भी हमने कल देख लिया। नाउ अब हम आगे देखेंगे डॉबराइनर। डॉबराइनर के अलावा न्यूलैंड, न्यूलैंड के बाद आते हैं हमारे पास लदरमेयर, लदरमेयर के बाद मशहूर ज़माना मेंडलीफ, मेंडली। और मेंडलीफ के बाद लास्ट पे हमारे पास आता है मॉडर्न, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक। ये ये हमने बात करनी है, जिसमें से हम शुरू के दो की बात कर चुके हैं। अब मज़ीद इसमें आगे देखेंगे तो अभी सबसे पहले हमारे पास जो कंसिडरेशन में है वो डॉब्राइनर साहब है। तो ने डॉब्राइनर साहब ने क्या कहा? डॉब्राइनर्स रूल ऑफ ट्राइड, डॉब्राइनर्स का ट्राइड रूल। अच्छा, ये जो डॉब्राइनर का ट्राइड रूल है, ये क्या है? डॉब्राइनर साहब क्या कहते हैं? अच्छा, डॉब्राइनर ने जब अपना इसने रूल कहा दिया, था कि जो तीन एटम, बोलो बोलो बोलो। तो उसने कहा था कि तीन जो हैं वो एलिमेंट्स होंगे और जो बीच वाला एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास जो होगा वो सम होगा बाकी के दो पे का। सब नहीं होगा, एवरेज होगा, ठीक है। हाँ सॉरी, एवरेज था। स्टेटमेंट क्या है इनकी? इन ईच सेट ऑफ ट्राइड सेंट्रल एटम in each set of triad center atom has an atomic mass, almost equal to arithmetic
mean of other two elements। जो बाकी के दो एलिमेंट्स हैं। अच्छा, डोब्राइनर साहब के टाइम तक अब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा, एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। अच्छा, कहानी कुछ ऐसी है भाई कि डोब्राइनर साहब के टाइम तक 3 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड, 18-19 एलिमेंट्स डिस्कवर थे। डोब्राइनर ने जब अपना रूल दिया 18 to 20 elements was known at that time। 18 से 20 एलिमेंट उस वक्त तक जाने जाते थे, ठीक है। 18 to 20 एलिमेंट was known at that टाइम। उस वक्त तक 18 से 20 एलिमेंट्स नोन थे। अच्छा, 18 से 20 एलिमेंट्स का नोन होना, ये इसका ये मतलब नहीं है कि 18 से 20 एलिमेंट ही होते हैं उस दुनिया में। उस वक्त 18 से 20 एलिमेंट्स नोन थे। नोन का मतलब है कि जाने जाते थे कि हाँ भाई ये एलिमेंट्स हैं कंफर्म। डोब्राइनर साहब ने क्या किया, डोब्राइनर साहब ने उन तमाम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को चेक किया। जब उन तमाम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को डोब्राइनर साहब ने चेक किया तो उन्होंने ये देखा कि वो जो 15, 18, 20 एलिमेंट्स हैं, उन तमाम एलिमेंट्स में तीन एलिमेंट्स जो थे वो एक दूसरे की प्रॉपर्टी जैसा बिहेव कर रहे थे, यानी कि एक दूसरे जैसा बिहेव कर रहे थे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि 20 के 20 एलिमेंट्स में तीन का पेयर बन गया, मतलब जैसे 20 एलिमेंट्स है तो 20 में से 15 एलिमेंट्स का तीन का पेयर बन गया, ठीक है। 5 का नहीं बन सका। अब डोब्राइनर साहब ने देखा कि यार 15-18 एलिमेंट्स का पेयर उन्होंने बना लिया। अब प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि जो ट्राइएड्स उन्होंने बनाए थे ना, उन ट्राइएड्स में प्रॉपर्टीज तो सेम थी। अब कोई भी बात जब साइंस में होती है ना बेटा, तो साइंस में कोई भी बात हवा में नहीं होती। क्या कहना चाह रहा हूं मैं इस बात से, हवा में ना होने का मतलब क्या है सर? हवा में ना होने का मतलब बेटा सिर्फ इतना सा है कि साइंस में जब भी कोई बात होती है ना, तो उसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ, यानी कि उसके ऊपर कुछ उसकी कोई मैथमेटिकल मॉडलिंग हुई भी होती है। मैथमेटिक्स बड़ी जरूरी है, उसकी कोई ना कोई मैथमेटिकल मॉडलिंग जरूर हुई भी होती है, ठीक है। अब डोब्राइनर साहब ने देख लिया भाई प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी है, ग्रुप्स भी बना लिया, सब कुछ कर लिया। अब प्रॉब्लम ये थी कि वो अपनी बात को मैथमेटिकली कैसे साबित करें, ठीक है। मैथमेटिकली साबित करना जरूरी था, बिना मैथमेटिकली साबित किए बात होती ही नहीं। फिर काफी मेहनत और मुशक्कत के बाद वो एक दिन इस नतीजे पर पहुंचे कि उनका जो ट्राइएड है ना, जैसे अब मैं कुछ ट्राइएड्स बना लेता हूँ जो डोब्राइनर ने बनाए थे अपने वक्तों में। एक बनाया था उन्होंने पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। पोटेशियम, इस तरीके से एक ट्राइएड उन्होंने बनाया था क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन, आयोडीन। और आयोडीन का। उन्होंने क्या देखा, जैसे कि लिथियम का मास होता है 7 और पोटेशियम का मास होता है 39। मैथमेटिकल मॉडलिंग ढूंढ रहे थे कि मैथमेटिकल मॉडलिंग कुछ मिल जाए, कुछ मैथमेटिकल सॉल्यूशन मिल जाए, तो वो अल्टीमेटली उनको मिला। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन दोनों का, यानी कि पहले वाले एलिमेंट लिथियम का और तीसरे वाले एलिमेंट सोडियम का, पोटेशियम का मीन निकाला। मीन यानी एवरेज लिया। जब उन्होंने एवरेज लिया तो उनको आंसर मिला एग्जैक्टली वही जो सोडियम का एटॉमिक मास होता है। अच्छा, उनको ये बड़ी कामयाबी नजर आई कि ये तो बड़ी कामयाबी है। तो उन्होंने बोला कि इसको मजीद चेक करते हैं। चेक करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने दूसरे ट्राइएड्स बनाए थे उसमें भी जाकर सेम अप्रोच को अप्लाई करने की कोशिश की। अब क्लोरीन का मास होता है 35.5 और आयोडीन का मास होता है 127। 126.5, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनका एवरेज निकाला। अब 35.5 को प्लस कर लें आप 126.5 से,
और उसका एवरेज निकाल लें तो डिवाइड कर देंगे 2 से। अच्छा, एवरेज निकालने का मतलब ये नहीं कि आपने हमेशा 2 से डिवाइड करना है। एवरेज का मतलब ये है कि यहाँ पर दो वैल्यूज हैं तो नंबर ऑफ आउटकम्स जो होते हैं ना उससे डिवाइड करते हैं। अगर आप 4 चीजों का सम ले रहे होते तो मैं 4 से डिवाइड करता, 5 चीजों का सम ले रहे होते तो मैं 5 से डिवाइड करता, ठीक है ना। अब ये सर इतनी बच्चों वाली बात नहीं बताएं, वो हो सकता है बेटा किसी के लिए बच्चों वाली हो और किसी को इसमें कंफ्यूजन आ जाए, तो एज अ टीचर मेरा फर्ज है कि मैं सबको ही बताऊं। 162 इन दोनों को प्लस किया, 162 आ गया, 162 को 2 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 81। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि सर ब्रोमीन का जो एटॉमिक मास हम जानते हैं वो तो सर 80 होता है और यहाँ पर 81 आ गया, तो सही नहीं है बेटा। उसने ये कहा ही कब है कि बिल्कुल इक्वल आएगा। अब जरा स्टेटमेंट पे जाओ और जरा स्टेटमेंट पे देखो। इन ईच सेट ऑफ ट्राइएड सेंट्रल एटम, इन ईच सेट ऑफ ट्राइएड सेंट्रल एटम हैज एन एटॉमिक मास। देखो उसने लफ्ज क्या इस्तेमाल किया, उसने कहा ऑलमोस्ट इक्वल। उसने ये कहा ही नहीं है कि इक्वल होगा, उसने तो ये कहा है कि ऑलमोस्ट इक्वल होगा। आ रही है मेरी बात समझ में बेटा? यस। ठीक है, तो इसलिए उसकी बात तो ये वाली तो सही साबित हो गई। अब 80 आ गया, उसका लॉ प्रूफ हो गया, उसका लॉ प्रूफ हो गया, वो खुश हो गया कि भाई उसने जो बात करी थी उसका उसको मैथमेटिकल मॉडल भी मिल गया कि सेंटर एटम का जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा, एवरेज होगा बाकी दो का। यहाँ तक तो कोई मसला ही नहीं था। मसला शुरू हुआ, अब ये लॉ आ गया। अब इस लॉ के बाद एक और भी होता है न्यूलैंड। अब न्यूलैंड के आने की वजह ये कि इस लॉ में कहीं ना कहीं कोई खराबी रही होगी, ठीक है। न्यूलैंड के लॉ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई खराबी रही होगी। तो अब इसके ड्रॉबैक्स देख लेते हैं। मेंडलीव के लॉ में ड्रॉबैक क्या था, अब इसके ड्रॉबैक को समझो। व्हेन फ्लोरीन वाज डिस्कवर्ड, दिस रूल फेल। जब फ्लोरीन डिस्कवर हुआ तो ये रूल फेल हो गया। जब फ्लोरीन के डिस्कवर होने पे सर ऐसा क्या हो गया कि ये रूल फेल हो गया है फ्लोरीन के डिस्कवर होने पर? अच्छा, अब जब फ्लोरीन डिस्कवर हुआ तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सब की प्रॉपर्टीज साइंटिस्ट को एक जैसी लगी। अब कंफ्यूजन ये थी कि जब इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी है तो फिर फ्लोरीन को प्लेस कहाँ किया जाए। अच्छा, जब डेंसिटी के हिसाब से देखा गया तो आयोडीन वाज हेवीएस्ट अमंग दीज थ्री, दीज फोर, तो आयोडीन को इन्होंने सबसे बॉटम पे प्लेस किया। फिर ब्रोमीन इससे थोड़ा सा लाइटेस्ट था, वो आयोडीन के ऊपर आ गया। फिर क्लोरीन, वो उससे थोड़ा लाइटेस्ट था, वो ब्रोमीन के ऊपर आ गया। लास्ट में आया फ्लोरीन, क्योंकि वो फ्लोरीन जो है ना वो डेंसिटी के लिहाज से सबसे हल्का था। अच्छा, अब 4 एलिमेंट आ गए। अब चूंकि डॉब्राइनर ने तो कहा था कि भाई ट्राइएड बनाना, ट्राइएड से ऊपर की कोई बात मत करना, डॉब्राइनर ने यही कहा था, ठीक है। तो एक ट्राइएड तो डॉब्राइनर बनाकर मरा था, ये वाला। और ये ट्राइएड सही भी था जो डॉब्राइनर ने बनाया था। अब चूंकि रूल को तो फॉलो करना है ना, तो रूल के लिहाज से एक ट्राइएड और बन रहा था इसी एक ग्रुप के अंदर। वो कौन सा था, वो टॉप से, क्योंकि फ्लोरीन को भी तो शामिल करना है ना। तो दूसरा ट्राइएड
ये बना फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ये वाला जो था ये तो डोब्राइनर ने ही बना दिया था, ठीक है, अपनी बात समझाते वक्त। ये वाला जो ट्राइएड है ये बाद में तब बना जब फ्लोरीन डिस्कवर हुआ, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन के डिस्कवर होने पर ये बना। अब जब मासेस को चेक किया गया ऊपर वाले ट्राइड के लिहाज से, तो ब्रोमीन का एटॉमिक मास था 81, जो अभी हमने पहले देखा भी निकला, और डेंसिटी पता थी तो फ्लोरीन का मास निकाला, पता चला फ्लोरीन का मास होता है 19। अब इन दोनों का एवरेज क्लोरीन के बराबर आना चाहिए, एवरेज निकाल के देखा 19 प्लस 81 डिवाइडेड बाय 2। 19 प्लस 81 कितना हो गया 100 50। डिवाइडेड बाय 2 और आंसर आ गया 50। और ये जो मास आया ये क्लोरीन का मास होता ही नहीं, ये मास क्लोरीन का नहीं होता। क्लोरीन का तो करेक्ट मास अभी हमने ऊपर भी लिखा था 35.5 होता है सही मास इसका, 35.5। है ना। तो यहाँ पर आके ये रूल गलत साबित हो गया। इस रूल में या इसके ड्रॉबैक में किसी को कोई सवाल या कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। नहीं। नो सर। अच्छा, अब फ्लोरीन साहब के बाद जो हमारे पास अगले साइंटिस्ट हैं उनका रूल कहलाता है न्यूलैंड्स रूल ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड साहब ने ऑक्टेव्स का रूल दिया और ये गालिबन इन्होंने 1862 में दिया था। चेक कर लेना डेट्स, मुझे सही याद नहीं रहती, ठीक है। इन्होंने ये रूल 1862 में दिया था। अच्छा, इन्होंने क्या कहा था अपने रूल में, अब वो देख लेते हैं। इन्होंने कहा इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in order Of increasing increasing atomic masses, atomic masses, then every eight element starting from anyone starting from नोट्स देखिए, देख लियो सामने बैठी हुई, बताओ। नोट्स का लॉ चेंज है। is similar as first one. Starting from first one shows same properties या same characteristics as first one। नोट्स में क्या लिखा हुआ है? बताओ। बताओ। If elements are arranged in order of their increasing atomic masses, the properties of eighth element is similar to those of the first. मैंने भी तो यही कहा, मैं कौन सा कोई और बात कर रहा हूँ? तो थोड़ी वर्डिंग चेंज है। खुदा का खौफ करो खातून, बात तो एक ही है। ओके सर। चलो नोट्स भी आ गए तुम्हारे सामने। बहुत ज़्यादा जिस बात में आगे बढ़िए, ये रहा न्यूलैंड ऑफ, ठीक है। If elements are arranged in order of increasing atomic masses, the properties of eighth element is similar to first one। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ? मैं भी यही कह रहा हूँ, if elements are arranged in order of increasing atomic masses, then every eight elements starting from first one is shows same properties। ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ मारी है, सही कर।
सही है, शोज सेम प्रॉपर्टीज एज ऑफ फर्स्ट वन, यही बात मैं भी कह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब इसका क्या मतलब हुआ सर, ये बात समझ नहीं आई, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं। न्यूलैंड साहब ने क्या किया, उसके काम की ना एक थोड़ी सी वजाहत ले लेते हैं। न्यूलैंड ने क्या किया कि एलिमेंट्स को, अब इसकी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, हेडिंग डालता हूँ, लॉ की एक्सप्लेनेशन। न्यूलैंड साहब ने क्या किया, न्यूलैंड साहब ने न्यूलैंड साहब ने एक लॉ जो दिया, इसमें उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में प्लेस किया। मैं भी प्लेस कर देता हूँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है, क्लोरीन, और नियॉन। फ्लोरीन के बाद नियॉन नहीं लिखते, उस वक्त नियॉन डिस्कवर्ड नहीं थी, मतलब ये नोबेल गैसेस नोन नहीं थी। सोडियम, और सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। कैल्शियम। ठीक है, ये एलिमेंट्स उस वक्त नॉन थे और इनके बारे में हम देख लेते हैं। अच्छा, इनके एटॉमिक मासेस क्या थे, लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, बेरिलियम का होता है 9, बोरॉन का 11, कार्बन का 9, 12, 11, 14, 12, 14, 16, 19, 23, 24, 24, 26, 24, 27, 28, 31, 32, 32, 35.5, 39, 40। तो न्यूलैंड साहब ये कह रहे थे कि अगर एलिमेंट्स को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में प्लेस कर दें, तो हर आठवां एलिमेंट पहले एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। अब ये हर आठवां एलिमेंट पहले एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा, इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब जो भी होता है, अभी उस मतलब को भी समझ लेते हैं। मैं कोई हाईलाइटर ले लूँ, देखो मैं बात कर रहा हूँ भी लिथियम की। लिथियम अगर फर्स्ट है मेरे पास, वन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, लिथियम वन है, वन पर है, यू नो, वन के बाद ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, और लास्ट में आके कलर बदल गया, ये आ गया 8, ठीक है। अच्छा, अब यानी कि इसका ये मतलब होता है कि सर लिथियम और सोडियम की कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगी, 100% तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक सेम प्रॉपर्टीज, यस दे हैव सेम प्रॉपर्टीज, नॉट 100% बट मेजॉरिटी है। अच्छा, अब सर यही बातें अगर हम इसको ऐसे कर दें, ये तो नहीं मिट रहा, चलो ये तो मिट रहा होगा, इसको डाल देते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, सिर्फ ये सोडियम से ही क्यों देखें हम, कोई और एलिमेंट नहीं है क्या सर, है, उनसे भी देख लेते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, अब हम बात शुरू करते हैं कार्बन से। जब कार्बन से बात करें तो कार्बन नंबर 1 पर आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो यानी कि कार्बन और सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। अच्छा, मैग्नीशियम से शुरू करें सर, चलो बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मैग्नीशियम मैग्नीशियम से शुरू किया तो भी हमारे पास
8वां एलिमेंट कौन आ रहा है? मैग्नीशियम और कैल्शियम के दरमियान पेयर बन रहा है, तो इसका मतलब मैग्नीशियम और कैल्शियम कैल्शियम। और बेरिलियम, इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती होगी। ठीक है बेटा, यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? किसी को अगर इसमें कोई सवाल है तो वो पूछ ले। बेटा इसमें कोई सवाल है किसी को तो वो पूछ सकता है। नो No, sir. सर। ठीक है, नो सर। अब मैं इसकी खराबियों की तरफ चलता हूँ। ठीक है, बिना खराबियों के तो हमारा वो कहते हैं ना कि खाना हजम नहीं होगा। खाने से याद आया, भूख भी लग रही है। तो ड्रॉबैक्स क्या हैं इनके? न्यूलैंड साहब के ड्रॉबैक्स की अगर बात करें बेटा, तो एक लंबी फहरिस्त हमें न्यूलैंड के जो है ना ड्रॉबैक्स की मिल जाएगी। सबसे पहली और बड़ी बात जो है, जिस वक्त न्यूलैंड ने अपना लॉ दिया था ना, उस वक्त बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे। लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स वर नोन। उस वक्त ज़्यादातर एलिमेंट्स नोन थे, तब मोर देन 50 एलिमेंट्स, बट more than 50 elements was known at that time, but Newland classify only few। न्यूलैंड ने गलती क्या करी कि उसने बहुत थोड़े से ही एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, बाकियों को नहीं किया, जबकि उस वक्त तकरीबन 45 से ऊपर एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे। लेकिन उसने सिर्फ शुरू के कोई 8 मेरे ख्याल से 7 14 समझ लो 16-17 एलिमेंट्स को ही उसने कंसिडर किया, इससे ज़्यादा कंसिडर नहीं किया। अच्छा, ग्रेडेशन ऑफ 8, gradation of 8 is not valid for D and F block elements। ये जो 8 के हिस्से में आप आगे बढ़ रहे हैं ना, ये वैलिड नहीं है फॉर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। मैं आपको पीरियोडिक टेबल पहले आपके सामने रखूं, ये बेहतर होगा, तभी मैं आपको कोई चीज़ समझा पाऊंगा। आगे जी, ये पीरियोडिक टेबल आप के सामने है, अब यहाँ पर ठीक है ना। अब ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो 8 एलिमेंट्स का ग्रेडेशन है ना, वो पहले, दूसरे और तीसरे पीरियड में तो पॉसिबल है। इसको इज्जत के साथ बनाते हैं। इन 3 ग्रुप्स में तो पॉसिबल है। आपको नज़र भी आ रहा होगा कि इनके दरमियान गैप सिर्फ 8 का ही होता है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 का ही फ़र्क होता है। इनका तो मसला नहीं है कि ये इनके दरमियान कितनों का फ़र्क है। अलबत्ता जब आप आते हैं यहाँ पर, यानी कि अगर मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, जब हम बात करते हैं यहाँ पर, यानी कि फ्रॉम 4th पीरियड, इसकी और इसकी, अब यहाँ पर देखो एक एलिमेंट से अगले एलिमेंट के दरमियान 18 एलिमेंट्स का डिफरेंस है। अगर पोटेशियम से मैं रूबिडियम पे जाऊँ तो देखो कितना डिफरेंस आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। अगर 18 ये 2 था, मैंने इसको 1 गिन लिया था, तो ये 18 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ आने में कितने एलिमेंट्स का फ़र्क आया? 18 एलिमेंट्स का फ़र्क आया। यहाँ से लिथियम से सोडियम जाने में 8 का फ़र्क है, सोडियम से पोटेशियम आने में 8 का फ़र्क है, लेकिन पोटेशियम से रूबिडियम जाने में कितने का फ़र्क आ गया? 18 का। तो ये जो
8 एलिमेंट्स की ग्रेडेशन है ना, ये डी और एफ ब्लॉक पर अप्लाई नहीं होती। ये बात मेरी समझ में आई? यस सर। यस सर। अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है तो मैं वापस चलता हूँ। तो ये 8 एलिमेंट्स की जो ग्रेडेशन है ये एक्सेप्टेबल नहीं है इन केस ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इस वजह से न्यूलैंड का लॉ हम कंसिडर करते हैं कि फेल हो गया, इसलिए न्यूलैंड का लॉ चला नहीं। ठीक है, तो 2 लॉज मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ाए। अच्छा मुझे ये बताइए कि न्यूलैंड के लॉ में किसी को कोई परेशानी या सवाल अगर है तो वो पूछ सकता है। मेरे ख्याल से नहीं, आप लोगों ने मना कर दिया था। तो आज के लिए इतना ही बेटा, बाकी बात इंशाल्लाह आपसे कल करेंगे वेदर मेयर क्लासिफिकेशन की। अल्लाह हाफिज़।